लाइट्स के अंदर जो दिख रही थी औरतों की आंखें, और वो मुझे कह रही थी कुछ कीजिए। दोस्तों नमस्कार। फारबिसगंज बिहार का एक ऐसा जगह है जहाँ पे रेड लाइट एरिया है। 14 वर्ष की लड़की का रेस्क्यू करने के बाद मैम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बुक उन्होंने आज लॉन्च किया है। इस बुक का नाम है, तस्वीरों में देखिएगा, आई किक एंड आई फ्लाई। दोस्तों दर्द भरी कहानी है और ये काफ़ी इंस्पिरेशनल कहानी है जो कि मैम ही बताएगी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में मैम आपका। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आपसे मैं अपनी नई किताब के बारे में, उपन्यास के बारे में बात कर सकूं। मैम सबसे पहला सवाल कि जैसे कि ये रेड लाइट एरिया की बात करें, हमारे बिहार से लेकर इंडिया में बहुत सारे हैं, तो इस पर में कैसे आपकी नज़र गई और फिर आपने ऐसा बुक लॉन्च किया है? मैं पत्रकार थी और मैं नेपाल के कुछ गाँवों में रिसर्च कर रही थी। जब मैं ऐसे कुछ गाँव को देखी जहाँ पर लड़कियाँ नहीं थी, तो वहाँ पर जो आदमी लोग कैरम खेल रहे थे, चाय पी रहे थे, मैंने उनसे पूछा लड़कियाँ कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लड़कियाँ तो सब बम्बई हैं। तो मैंने वो ट्रेल को फॉलो किया तो देखा कि वो तो मेरे गांव से गुजरते हुए जा रही है, विराटनगर जोगबनी बॉर्डर। तो तब मैंने और गहराई में देखा तो देखा कि मेरे गांव में एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है जिसका नाम है लालटेन बाज़ार, और वो फारबिसगंज में स्थित है। तो मैंने फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जो नेपाल के गांव से बम्बई तक उसका चित्रण है उस डॉक्यूमेंट्री में, द सेलिंग ऑफ इनोसेंस, और मुझे एक एमी अवार्ड मिला उस डॉक्यूमेंट्री के लिए। पर मुझे लगा जब मैं न्यूयॉर्क में थी और स्टेज पे थी कि जब सब लोग तालियां पीट रहे थे, तो मुझे सब लाइट्स के अंदर जो दिख रही थी औरतों की आंखें, और वो मुझे कह रही थी कुछ कीजिए। तो मैंने तभी डिसाइड किया कि मैं मेरा अवार्ड और मेरी डॉक्यूमेंट्री जो है उसका इस्तेमाल करूँगी दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए, उन लड़कियों को और उन माँओं के लिए जिनकी बेटियां बेची जाती हैं। तो मैं वो अवार्ड लेके मैंने 3 काम किए। एक तो मैं यूनाइटेड नेशंस के पास गई और वहाँ मेरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई और कहा कि एक नया कानून होना चाहिए, और आज वो यूएन प्रोटोकॉल है। मैं यूएस सेनेट में गई, डॉक्यूमेंट्री दिखाई, टेस्टिमनी दी और कहा कि यूएस में एक नया कानून होना चाहिए। आज वो यूएस का ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट है। और फिर मैं बम्बई आई और फारबिसगंज आई, और फिर मैंने पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो सब माँओं ने कहा कि हम हमारी बेटियों को बचाना चाहते हैं, हमारा जो भविष्य हुआ हम कुछ बदलना चाहते हैं। तो फिर मैंने फारबिसगंज के लाल बत्ती इलाके में, बम्बई के लाल बत्ती इलाके में कम्युनिटी क्लासरूम शुरू किया, जहाँ पर हमने ये कोशिश की कि ये क्लासरूम में हम जो पारंपरिक देह व्यापार होता है, स्पेशली नट जाति के बीच में, जहाँ जो घुमंतु हैं और बहुत कुचलित हैं, माँ से बेटी और बाप से बेटे को, तब मुझे लगा कि मुझे जो है ये पारंपरिक देह व्यापार को बंद करना चाहिए। मैम एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब आपका मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, तो उस टाइम मुझे रोंगटा खड़ा हो रहा था कि इतना छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, कराटे सीख रही है, वहाँ से आप रेस्क्यू आपने किया, फिर वो एक गोल्ड मेडल जीतती है जैसा कि आपने कहा। तो इस तरह से यदि सारे लड़कियों को एक नए तरीके से रेस्क्यू किया जाए और इसको मतलब नई ज़िंदगी दी जाए, तो हमारा बिहार और हमारा देश तो बदलेगा। बिल्कुल। और फिर जब मैंने कम्युनिटी क्लासरूम शुरू किया तो फिर वहाँ पर कुल 70 से ज़्यादा घर थे जो ब्रॉथल्स थे। तो फिर मैंने सोचा कि इन ब्रॉथल्स को मुझे ऐसा करना है कि जहाँ पर सारे ट्रैफिकर्स जेल में चले जाएं, लड़कियाँ स्कूल और कॉलेज कर लें, और जो माएँ हैं वो इन घरों को अपना सच की गृहस्थी की जगह बना ले जहाँ उनका शोषण नहीं हो। तो ये एक हमारा प्रयास था, हमें पता भी नहीं था कि हम सफल होंगे कि नहीं, पर हम लोगों ने फिर वहाँ पर धीरे धीरे सफलता प्राप्त करनी शुरू की। एक एक लड़की को हम लोग स्कूल में एडमिट करते थे, एक एक बच्चे को हम लोग बचाने की कोशिश करते थे देह व्यापारियों से, लीगल केस फाइल करते थे, माँओं के लिए बैंक अकाउंट खोलते थे, उनको पहचान पत्र दिलवाते थे। चुनौतियाँ बहुत होती होगी, जैसे अब रेड लाइट एरिया में जाते होंगे तो लोग डर जाते हैं या फिर आप पे अटैक भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अटैक किया, मेरे पर किसी ने छुरा मेरे गले पर लगा दिया था एक बार, और फिर कुछ औरतों ने मुझे घेर के बचाया देह व्यापारियों से। कुछ देह व्यापारी बोलते थे कि हम आपको जीने नहीं देंगे, तो मैं उनको बोलती थी मेरा जीवन जो है ऊपर वालों के हाथ में लिखा हुआ है, आपके हाथ में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सामना करते थे। हमारी कॉन्फिडेंट लेवल बना करके मैम आप ये अपने और समूह बनाकर और पुलिस प्रोटेक्शन और सामाजिक प्रोटेक्शन लेकर हम लोग साथ में चलते थे। मीडिया का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता था। कुछ होता था तो हम लोग मीडिया को पटना में फ़ोन करते थे कि आप लोग आके कवर कीजिए। पहले की बात ये है,
2002 में हमने काम शुरू किया और आज 2024 है और मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग 3000 से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा चुके हैं। और जो लाल बत्ती इलाका फारबिसगंज में था अब वो लाल बत्ती इलाका नहीं रहा है। कुल 2-3 घर हैं जहाँ पर अभी भी धंधा चलता है, 70 से ज़्यादा घर में नहीं है। और लड़कियाँ पढ़ ले गई हैं, माओं का बैंक अकाउंट खुल गया है और ट्रैफिकर्स जेल में हैं। तो ये जो फॉर्मूला है अब ये यूनाइटेड नेशंस में एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह माना जा रहा है और हमारा प्रयोग बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चे आके पढ़ते हैं, सीखते हैं, फाउंडेशंस यूज़ कर रहे हैं इस प्रयोग के मॉडल को। इसको हम लोग 10 एसेट मॉडल बोलते हैं। तो मैम अभी आप न्यूयॉर्क में रहती हैं? अब मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, यूनाइटेड नेशंस को सलाह देती हूँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड्स और कमिटीज़ में हूँ जो बहुत डॉक्यूमेंट्री भी आप काफ़ी अच्छा बनाती हैं। हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट अवार्ड आपको मिला है। हाँ, मैं सेलिंग ऑफ इनोसेंट्स नाम की डॉक्यूमेंट्री मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी और उसी के लिए मुझे एमी अवार्ड मिल गया था। और उसके बाद मैंने कई और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं और अब शायद इस किताब को कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी बनाना है, तो देखते हैं क्या होता है। मूवी होनी चाहिए, मूवी बननी चाहिए मैम। आई होप सो। मैम एक लास्ट सवाल है कि अपने बिहार को बदलने के लिए, अपने देश को बदलने के लिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है केसेस, तो इसको रोकने के लिए आप जैसी वुमेन को तो आना ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा कि 3000 से ऐसे ज़्यादा केसेस को हमने ठीक किया है। तो क्या मैम कहेंगी अपने देश के लिए, बिहार के लिए? आई थिंक बिहार में ही होप है अब, क्योंकि बिहार जो है कुचलित लोगों के लिए काम करना चाह रहा है, भेदभाव नहीं करना चाह रहा अमीर गरीब और हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो बिहार में एक होप है जो देश के लिए चिंगारी बन सकता है। और यहाँ पर अभी भी जो है स्कूल है, बच्चों के लिए खाना है, साइकिल है, कपड़े हैं, तो बिहार गरीबी को समझता है, इसलिए बिहार में होप है और आशा है। और मुझे लगता है कि बिहार में हमारे पास एक फ्रेमवर्क भी है जो हमारी एनजीओ ने ही बनाया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन का। तो उस फ्रेमवर्क को अगर हम चलाएं और काम करें और शिक्षा और सुरक्षा लड़कियों के लिए उसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा डालें तो बिहार का भविष्य बदल सकता है। मैम एक कोड वर्ड होता है, जैसे कि जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आती है, जब मानव तस्करी, जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि पटना जंक्शन की बात करें तो वहाँ पे दैनिक भास्कर के रिपोर्ट्स के द्वारा जो है एक सर्वे किया गया, एक लड़की स्टिंग ऑपरेशन की, तो उस दलाल तक पहुँचने के लिए उन्होंने उसको बहुत ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन फाइनली उसमें कोड वर्ड बाबा होता है, बाबा के पास जाना, जैसे कि लड़की को नहीं, ये लड़की नहीं चलेगा, ऐसा भी मतलब कि जैसे कोड वर्ड में तरीके से। तो क्या स्टिंग ऑपरेशन के तहत और भी ज़रूरी है? हम लोगों ने एक बार एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, फारबिसगंज में एक मेला आया था, उस पर हम पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने आके हमारे लिए स्टिंग ऑपरेशन किया था। और उसमें हमने देखा कि बहुत अंडर एज लड़कियों का देह व्यापार हो रहा है ऑर्केस्ट्रा पार्टी के ज़रिए। और फिर हम लोगों ने वो टेप एक पुलिस ऑफिसर को दिया था जो हमारे यहाँ पोस्टेड थे, एसपी थे तब वो, पर वो इतने करप्ट थे कि उन्होंने हमारे बच्चों को और हमारी औरतों और महिला को और स्टाफ को ही पकड़ना शुरू कर दिया। तो फिर हम लोगों ने PIL फाइल किया पटना हाई कोर्ट में कि आप लोग की पुलिस जो है देह व्यापारी के बदले लड़कियों और औरतों को पकड़ रही है और NGOs को पकड़ रही है, आप लोग बदलिए। और वो PIL हम बदले, हम जीते और उसके तहत नया फ्रेमवर्क बना बिहार का। तो मतलब कहीं ना कहीं एक जो मतलब वोमेन या फिर NGO चलाने वाली महिला हैं, उनको तो हर तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि यदि आप नॉर्मली जाते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो फिर प्रशासन भी मिल जाते हैं और हर जगह सिस्टम भी मिल जाते हैं, तो कहाँ से रेस्क्यू कर पाएंगे? करा ना, हमने दिखाया है कैसे। तो जिन लोगों को जानना है कि कैसे किया जाता है ये रेस्क्यू, आप I Kick and I Fly पढ़िए, क्योंकि इसमें पूरी कहानी है जो सच पे आधारित है कि हम लोगों ने कैसे 3000 लड़कियों को देह व्यापार से बचाया, शिक्षा और सुरक्षा के जरिए। तो ये एक सच कहानी है जो फारबिसगंज के पुराने लाल बत्ती इलाके में हुई थी, जो अब लाल बत्ती इलाका नहीं रहा। बिल्कुल मैम, ये इंग्लिश वर्जन अभी है, हिंदी वर्जन भी आएगा? हिंदी वर्जन की बातचीत चल रही है राजकमल से और 2-3 महीने में आपके सामने शायद हिंदी वर्जन भी आ जाए I Kick and I Fly का। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्ते। तो दोस्तों, ये रेड लाइट एरिया की कहानी काफ़ी मतलब कि ऐसा इंस्पिरेशनल है जो हम लोगों को जानना चाहिए। मैम ने बिल्कुल कहा जैसे कि I Kick and I Fly जो स्टोरी है, जो कहानी है, नॉवेल की तरह उन्होंने लिखा है। इस पूरे यदि इस बुक्स को पढ़ेंगे आप, बुक को, तो आपके अंदर भी समझ आएगी कि भाई लड़कियों को बचाव कैसे किया जाए, रेड लाइट्स एरिया में कैसे बचाव किया जाए। आप अपनी कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी राय क्या है। थैंक यू सो मच।